नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी सीजल 4 का जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसके लिए आज एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। और ये आपका 2015 का क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है, जो कि सीजल 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसी का पूरा पेपर हम सभी सॉल्व करने वाले हैं। एक से लेके पूरा 150 क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। तो जो भी बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं 4 सीजल का और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसी हिसाब से फिर रणनीति बना के आपसे अपना तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा आप सभी। तो सबसे पहले पूरा पेपर को सॉल्व कीजिए, लास्ट में आप सभी अपना ईमानदारी पूर्वक स्कोर भी बताइएगा। पूरा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे 1 से लेके 150 तक। ठीक है, तो मेरे साथ में बने रहिएगा और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, उस टॉपिक को आप प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो 2022 में जो पेपर हुआ था आपका सीजल 3 वाला, ठीक है, उसका भी हम सॉल्यूशन करवा दिए हैं, जाके देख लीजिएगा आप सभी। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वो भी पेपर को देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जहां भी आपसे ग्रुप में जुड़े हैं आप सभी वहां पर आपसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2013 से 14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो याद रखना होगा तो याद रख सकते हैं, नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। देखिए ये सभी प्रश्न हो सकता है कि पेपर में आपका रिपीट कर दिया जाए, तो ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर सेशन आपको पसंद हो रहा है ना तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे हम। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। चलिए क्वेश्चन 3 का राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। तो लास्ट में आप सभी को ईमानदारी पूर्वक स्कोर भी बताना है 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए हम आप सभी से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि मानव का समान तापक्रम जो होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस में होता है, और साथ में आपको फ़ारेनहाइट में बताना है। चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं जो आपके पेपर में आ सकता है, तो आपको नीचे कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक बताना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए यहाँ पर यूएनओ की बात किया गया है, तो इसका गठन कब हुआ था सभी को पता होगा, 1945 में गठित किया गया था। और ये किस डेट में, 24 अक्टूबर को हुआ था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। संयुक्त राष्ट्र दिवस हम सभी 24 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड, याद रहेगा आप सभी को। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। सेशन पसंद हो रहा है तो सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा। चैनल पे जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। यहाँ हम आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाएंगे, तैयारी करवाएंगे आप सभी को। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करवा दिए थे, उसको जाकर देख लीजिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट है। प्लस में तैयारी आपको कैसे करना है, कौन सी बुक पढ़ना है, उसके लिए स्पेशल वीडियो हम बना दिए हैं। और 2022 वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन का पेपर था वो भी कंप्लीट करवा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, जाके एक एक करके जरूर देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन की बात किया जाए तो ये अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी था। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन होता है। इसी समय इसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है और इसी समय कह सकते हैं कि राखी दिवस भी मनाया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, याद रखिएगा। हालांकि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, और उसी समय कह सकते हैं कि दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। प्लस में यह भी घोषणा किया जाता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा कोलकाता से स्थानांतरित कर। और 1912 में फाइनली
दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक, याद रखना है आप सभी को। और भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला है कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 के गठन में शामिल था? देखिए, इससे पहले जो आपको फैक्ट बताएं, क्या वो फैक्ट याद रहेगा आप सभी को? प्रश्न याद रहेगा? प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से संबंधित हैं, तो प्रश्न पेपर में आ सकता है। आपको ध्यान दीजिएगा इतना सा। देखिए, यहां पर 1885 की बात किया गया है, तो 1885 में कांग्रेस का गठन किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था, और यही अधिकारी आपका शामिल था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस समय वाइसरॉय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कौन था? लॉर्ड डफरिन। देखिए, 1885 में पहली अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में अधिवेशन हुआ था। दूसरा वाला आपका कोलकाता में होता है, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। याद रखिएगा आप सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार की राजधानी, नई राजधानी कहाँ है? म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा नेपिदाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, नेपिदाब। देखिए, जितने भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि आपका पड़ोसी देश जो है और उसकी राजधानी याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी, जो है कि इसके लेखक हैं, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का आंसर कीजिएगा कि आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है, किस देश से संबंध रखती है? आंग सान सू की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये म्यांमार से संबंध रखती है। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, 15 नंबर 1947 को भारत आज़ाद होता है, और इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे कैलिमेट इटली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौन था? कैलिमेट इटली था, ऑप्शन में सी। और वाइसरॉय कौन था उस समय? लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन थे? तो देखिए, उस समय आपका गवर्नर पूछा गया है 2015 वाला में, ठीक है। तो 2015 में जो पूछा गया था उस समय आपका कौन था? रघुराम राजन था। याद रखिएगा आप सभी। तो देखिए, उस समय का था, इसको याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी वर्तमान में पूछा जा सकता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो 26वें गवर्नर अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा बने हैं। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। इसको कंठस्थ याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। संजय मल्होत्रा बने थे, याद रखेंगे आप सभी। कौन सा नंबर का? 26वां है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो ये ऑप्शन काट दीजिए और अभी का वर्तमान अध्यक्ष याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। अभी जो है श्रीमती विजया किशोर रहाटकर है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये एक फैक्ट को ध्यान रखना है, विजया किशोर रहाटकर है, याद रखिएगा आप सभी। विजया किशोर रहाटकर है अभी के वर्तमान में। चलिए, अगला है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? चलिए, क्वेश्चन 13 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा 1954 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? देखिए, हरित क्रांति की बात किया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। 1967 का जो 68 का जो समय देखते हैं आप सभी, ठीक है। इस समय भारत में हरित क्रांति का दौर आया था, और गेहूं के उत्पादन में जो है ना, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिला था। सबसे पहले हरित क्रांति का शुरुआत पंजाब राज्य से किया गया था। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है इसको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। किसके क्षेत्र में वृद्धि हुआ था? गेहूं और चावल के उत्पादन में, जबकि मोटे अनाज के उत्पादन में कमी हो गया था, याद रखिएगा आप सभी। तो उसी से संबंधित है आपका एम.एस. स्वामीनाथन है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक विश्व में किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है, और नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। जबकि भारत में बात किया जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति भारत में किस समय में आया था, तो ठंड समय में लाया गया था, याद रखिएगा आप सभी। ठंड के सीजन में आपका हरित क्रांति आया था भारत।
अगला है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो आसान प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं 26 जनवरी 1930 लाहौर में, याद रखेंगे आप सभी, रावी नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका वही था। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 1932 में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। देखिए महात्मा गांधी जी की बात किया गया है तो महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब आते हैं? 1915 में। पहला सत्याग्रह कब करते हैं? 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करते हैं। 1918 में ही खेड़ा आंदोलन करते हैं महात्मा गांधी और दोनों में सफल रहते हैं। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा और 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। 1924 में पहली बार कांग्रेस का बेलगांव का अधिवेशन करता है। 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू करता है, इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। 1931 में कह सकते हैं कि गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है और 1932 में आम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच पुनः समझौता होता है। 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था और 1948 में महात्मा गांधी जी दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए। तो इतना सा याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के बारे में, जो प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये आपका त्रावणकोर विरासत से जुड़े थे, याद रखिएगा आप सभी, त्रावणकोर विरासत से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? देखिए अमरकंटक की बात किया जाए तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और ये उत्तर की ओर प्रभावित होती है नदी, और सोन नदी के अलावा अमरकंटक से नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है और ये पश्चिम की ओर प्रभावित होता है। देखिए सोन नदी का मुहाना कहाँ है? गंगा है, और ये दानापुर के पास यानी कि पटना में दानापुर के पास जाके गंगा से मिलती है। अगला है वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएगा 9720 हो जाएगा। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा आप सभी, पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था वैनसांग ने, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। इबोन बतूता जो है ये मोरक्को की यात्री थी। रहीला नामक पुस्तक की रचना इबोन बतूता ने किया था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के समय में भारत आता है और इसी ने किताब उल हिंद की रचना की थी, अलबरूनी ने। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज की पुत्री से ही ब्याह करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा आप सभी। तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है, गणित हो गया और रीजनिंग हो गया, इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा, ठीक है। रीजनिंग तो हम ही आपको पढ़ाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, बट जो गणित है ये आपको अलग टीचर पढ़ाएगा। देखिए गणित मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो हम गणित आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूरा आपको दिखाएंगे, सॉल्यूशन आप कीजिएगा, आंसर भी हम आपको बता देंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, मैथमेटिक्स वाला और रीजनिंग वाला, ठीक है। इसमें प्रॉपर हम आपको जीके वाला सेक्शन, साइंस वाला सेक्शन कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। रीजनिंग का एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें पूरा रीजनिंग कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा का वीडियो बनेगा। मैथमेटिक्स का लगभग 25 क्वेश्चन का होगा, उसमें भी लमसम 1 घंटा का वीडियो बनेगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर आपका एक अलग से क्लास होगा, बात समझे। तो आराम से उसका सोल्यूशन हम करवा देंगे, तो घबराना नहीं आप सभी को। देखिए इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए आप सभी, जो बचा आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सेक्शन, लास्ट में उसका आंसर बता देंगे और क्वेश्चन दिखा देंगे। सबसे पहले इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। इबोला क्या है? साइंस का क्वेश्चन है। तो देखिए इबोला एक आपका वायरस है, याद रखिएगा आप सभी। इबोला क्या है? एक वायरस है। अगला है कि हरे रंग का पदार्थ जो पत्तों में
पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है उसे हमसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और ये सूर्य की प्रकाश में कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड, सेशन अगर पसंद हो रहा है ना तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। बाकी बात जहां तक जो भी हो सकता है वो सारा चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो केरल राज्य में है आपका साइलेंट वैली, जिसे मूक घाटी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडवी नदी पर स्थित है गोवा। देखिए गोवा की राजधानी कहाँ पे? पणजी। और गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, याद रखिएगा आप सभी। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल में, जबकि जनसंख्या में यूपी। और सबसे कम कहाँ पे है जनसंख्या? सिक्किम में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे? अपना बिहार में है। अगला है कि शुष्क छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में सी, विटामिन ए की कमी के कारण होता है शुष्का छिकोप। याद रखिएगा आप सभी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, याद रखिएगा। इसी की कमी से कह सकते हैं कि रतौंधी रोग होता है। देखिए विटामिन के को क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो देखिए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम हो जाएगा बाल क्षय, जिसे मरासमस रोग कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। याद रखिएगा आप सभी, रिकेट्स रोग। बात समझे, प्रोटीन की कमी से मरासमस होता है, जिसमें कह सकते हैं कि हड्डी सब बच्चों का सूख जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो यहाँ छोटी जी की बात किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अंटार्कटिका के मैप पर। ध्यान देंगे आप सभी, यहाँ पर छोटी जी का मान सबसे अधिक होगा अंटार्कटिका के मैप पर। अगला है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो देखिए मधुमेह रोग का जो प्रकोप होता है वो आपका होता है पेनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय का अगर खराबी हो जाएगा तो मधुमेह रोग होने की प्रकोप होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। आपसे हमको एक क्वेश्चन बताइएगा कि शुद्ध रक्त जो होता है वो कहाँ पे होता है? दायां आलिंद में होता है कि बायां आलिंद में होता है? बता सकते हैं कोई हमको? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखते हैं कौन कौन यहाँ तक पेपर को सॉल्व किए हैं कि सुरभि में भाग गए आप सभी। तो आपसे बताइएगा कि रक्त जो शुद्ध होता है ना, शुद्ध रक्त किस ओर होता है? बायां आलिंद में कि दायां आलिंद में होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, सी राइट आंसर होगा, सोडियम क्लोराइड होता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? यहां से इसका सूत्र भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है सूत्र से क्वेश्चन आ जाए। तो इसका सूत्र होता है NaCl होता है, ठीक है, NaCl होता है। देखिए जो आप सभी यहाँ पर देख रहे थे नमक, ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है? तो याद रखिएगा आप सभी, 1:1 में रहता है, यानी कि इसमें सोडियम जो रहता है वो 1 में, और इसमें क्लोरीन जो रहता है वो भी आपका 1 में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, और ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से हो सकता है घेंगा रोग? तो देखिए घेंगा रोग पहाड़ी वाला क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे, सबसे ज्यादा पहाड़ी वाला क्षेत्र में देखने के लिए घेंगा रोग मिलता है। अगला है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो देखिए विटामिन ए जो होता है ये यकृत में संग्रहित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया का वाहक है। याद रखिएगा मादा क्यूलेक्स मच्छर। कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो राइट आंसर होगा समान वायुदाब। अगला है कि इनमें से कौन सी नदी कक्ष किरण में समाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। याद रखिएगा कक्ष किरण में विलुप्त हो जाती है यह नदी। अगला है थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थान है इसका? तो देखिए थायराइड ग्रंथि जो होता है ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गो प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है। इनमें से एक गो प्रजाति में से कौन सा देसी प्रजाति नहीं है। तो हॉलस्टीन फ्रीजियन ये देसी नहीं है, विदेशी प्रजाति है, जबकि गिर, रेड सिंधी और थारपाकर ये सभी देसी प्रजाति है गौ की। अगला है कि तारों का रंग निर्भर करता है, उनके तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। अगला है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश के थे। तो देखिए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग जो है ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है और हरित क्रांति का जनक माना जाता है विश्व में बोरलॉन्ग को, और ये आपका थे अमेरिका का, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि किसी से भी आप छुआछूत नहीं कर सकते, ये दंडनीय अपराध है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, बात समझे आप सभी। उसके बाद अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, जाति या लिंग या समुदाय के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, यानी कि हर नागरिक को समान अवसर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हो जाएगा। ध्यान देंगे आप सभी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। सूत्र क्या होता है CaSO4 होता है, CaSO4 हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा इंटू हाफ H2O होता है, हाफ H2O होता है, याद रखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है, सही नहीं है। तो पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, बिल्कुल सही है ये कथन। उसके बाद देख लीजिएगा चौड़ाई 2 है और लंबाई 3 है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में 24 तिल्ली है, बिल्कुल 24 तिल्ली है, ये भी कथन सत्य है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो लोहारिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, ये कथन गलत है। ये कहाँ से लिया गया है, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, याद रखिएगा आप सभी। जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है वहीं से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिया गया है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय धुन बजाने के लिए पूर्ण आधिकारिक अवधि जो है वो 52 सेकेंड का है, ये भी सही है। तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, इसकी गणना जो होता है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से गणना किया जाता है और 5 साल तक पंचायत में जो भी मुखिया होता है या वार्ड होता है या पंचायत समिति होता है उसका कार्य होता है, ठीक है, 5 साल तक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए राज्य की अगर बात किया जाए, आप सबको पता है कि पंचायत में चुनाव राज्य सरकार का जिम्मेदारी होता है, राज्य निर्वाचन आयोग ही चुनाव करवाता है, बात समझे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर सी वाला होगा कि राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का होगा, तब जो है कि कह सकते हैं कि संसद इस पर कानून बना सकता है राज्य सूची पर, ठीक है। राज्य सूची पर कानून कौन बना सकते हैं, हालांकि राज्य सूची पर राज्य सरकार ही कानून बनाता है, कुछ स्थिति में संसद कानून बना सकता है अगर राष्ट्रीय महत्व का हो तो, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए, तो ये आपका 1952 में कराए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आप सभी क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं विधानसभा में निर्वाचन की एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर वो कुल वैध मत का कितना प्राप्त नहीं करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा अगर वैध मतों का 1/6 से कम अगर
मत प्राप्त करता है तो वो आपका जमानत राशि खो देगा। याद रखिएगा, 1/6 से मत कम प्राप्त करता है। अगर इससे अधिक कर लेता है तो जमानत राशि उसका नहीं खत्म होगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ किया गया था? तो अभी बताए थे आपको, कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। दूसरा वाला कोलकाता में, तीसरा वाला कहाँ पे होता है? मद्रास में, और चौथा कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए, तब जाके उसको विपक्षी दल का मान्यता मिलेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, कम से कम 55 होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर 55 सीट है तब जाके वो विपक्षी दल का नेता बनेगा। बात समझे आप सभी? पिछले बार कांग्रेस का सीट बहुत कम था तो विपक्षी दल का नेता नहीं बनाया गया था, और अब की बार ज़्यादा है तो विपक्ष कौन है? कांग्रेस है। अगला है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? देखिए, बिहार पंचायती राज को पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, तो हम आपको डिटेल में बिहार पंचायती राज पढ़ा देंगे। ठीक है, 7 दिनों के बाद। याद रखिएगा आप सभी, कितने दिन? 7 दिन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था? देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात किया जाए तो राइट आंसर होगा लोग की भागीदारी, जो जनता है इसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो देखिए, ये आपका 90 और 100 में, केंद्र सरकार 90 और राज्य सरकार 100 करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से कौन सा योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था? तो कौन सा योजना प्रभावित हुआ था? तो आपको पता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना ही प्रभावित हुआ था। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका समय पीरियड क्या था? 1961 से लेके 1966 तक था। इसमें ज़्यादा प्रभावित हुआ था तो ये योजना असफल रह गया था, और उसके बाद जो है कि फिर आपका योजना अवकाश ले लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो ये नील की खेती से संबंधित ही आपका नील दर्पण पुस्तक था, तो इसके रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, दीनबंधु इसके रचनाकार है, दीनबंधु मित्र। अगला है नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है? राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी या बलवंत राय मेहता समिति। इसी ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचा में बांटा था। ठीक है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। इसके बाद अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर पर बताया था, यानी कि ब्लॉक स्तर पर और डायरेक्ट जिला स्तर पर बताया था, हालांकि उसका फेल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो ये 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको करंट अफेयर देखना होगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार साहित्य में नहीं दिया जाता, शांति में और वीरता में नहीं दिया जाता। ये आपका क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यानी कि जो कोच होता है उसी को दिया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाए जाते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इस समय मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मैग्सेसे पुरस्कार रोमन मैग्सेसे के नाम से पद दिया गया था, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? रोमन मैग्सेसे या रमन मैग्सेसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस का, ये आपका कह सकते हैं कि राष्ट्रपति था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये आपका 2014 में हुआ था, रूस में किया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे। क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो देखिए भारत एक खोज के लेखक जो थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ही लेखक थे भारत एक खोज के। अगला है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। असम। पेरू किस देश की राजधानी है? तो देखिए पेरू जो है ये लीमा देश की राजधानी है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये पेरू वाला हो गया कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अब बंद है, ये कहाँ पर था चेरनोबिल परमाणु संयंत्र? तो देखिए ये आपका था यूक्रेन में, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए भारत में परमाणु संयंत्र को याद रखिएगा, जैसे केंगा कर्नाटक में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, केंगा याद रखिएगा जो बताएं आपको कहाँ पे, केंगा कर्नाटक में, रावत बाटा राजस्थान में है, तो ये सभी को याद रखना है। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन जापान की मुद्रा है। राजधानी कहाँ पे है जापान की? तो याद रखिएगा आप सभी टोक्यो। निम्नलिखित में से किस चक्रवात से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? इनमें से कौन सा एक चक्रवात है जो पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो राइट आंसर होगा लीनोफर। लीनोफर जो है कि पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है, जबकि लहर हो गया, हेलने हो गया और हुदहुद हो गया, ये सभी प्रभावित किया है। अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा सुषवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी गई थी। अगला है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक थे अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। अब आइए आपसे फटाफट देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा गया मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, इसका आंसर सिर्फ हम बताते चलेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, सॉल्यूशन अलग से हम वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। बोलना कुछ भी नहीं है, ठीक है, हर चीज़ हम आपको देंगे। सिर्फ इस चैनल से आपसे जुड़े रहिएगा। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो हम आपको नहीं बताएंगे, दूसरे टीचर आपको बताएगा, ठीक है। बस चैनल से जुड़े रहिएगा आप सभी। देखिए इसका आंसर आपसे लगा लीजिएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी 140 होगा, ठीक है। तो बनाने का कोशिश कीजिएगा, बना के आपसे देखिएगा। बात समझे आप सभी, बना के जरूर देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे सवाल बनना जरूर चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का याद रखिएगा 2870 होगा। उसके बाद 25 का याद रखिएगा आप सभी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 होगा। उसके बाद देख लीजिएगा 26 का बताते हैं आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 175 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था मैथमेटिक्स का ही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 5 होगा, बनाइएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 28 नंबर आपको बताना है, ठीक है। 28 नंबर का आंसर सुन लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन में सी होगा। 29 का देख लीजिएगा, 29 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 30 का देख लीजिएगा, 30 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 9 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर आपका 30 का ही बता दिए। उसके बाद 31 का देख लीजिएगा, 31 का देख लीजिएगा आप सभी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 16 मीटर। 32 का आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा 1890 होगा। उसके बाद 33 का यहाँ देख लीजिएगा, 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 33 का ऑप्शन डी। 34 आप सभी देख लीजिएगा, 34 का बनाने की कोशिश कीजिएगा आप सभी। 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए 100 होगा, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद 35 का जो हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन को, उसके बाद बनाइएगा आप सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी 24 आंसर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद 36 का देख लीजिएगा, 36 का डी होगा। उसके बाद 27 का देखिएगा, 27 का आपका हो जाएगा डी, याद रखिएगा 27 का डी। 28 का क्या हो जाएगा? तो 28 का देखिएगा आप सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा आंसर, 11:1/9। उसके बाद 39 देखिएगा, तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33.1/3% होगा। उसके बाद देख लीजिएगा 40 का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 40 का, ठीक है, 40 का 3 होगा, यानी कि सी नंबर। उसके बाद देख लीजिएगा 41 का जो आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.25% हानि होगा। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर आपका रीजनिंग का सवाल शायद मेरे ख्याल से ये आपका दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 43 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5:2। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा 44 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा 64 होगा।
उसके बाद 45 नंबर का देखिएगा, तो 45 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। बट 45 नंबर का आपको बताते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा 300 होगा। ठीक है, बनाने की कोशिश कीजिएगा, 300 आंसर निकलेगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिएगा आपसे 46 का। 46 का ऑप्शन भी 11 मीटर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा आपसे 47 का। देखिए 47 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला होगा। यहाँ पर इसको पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा और बनाइएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर नल और टैंकी से क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। उसके बाद आगे चलिएगा आप सभी। आगे जो हो जाएगा वो आपका 49 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 6:4:3 होगा। उसके बाद 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 दिन होगा। उसके बाद देख लीजिएगा 51 से 56 तक दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा आप सभी। 51 से 56 तक एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर देखिएगा आप सभी। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रीजनिंग का सवाल है। 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 52 का। उसके बाद 53 का जो हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। 53 का 3 होगा। 54 का जो हो जाएगा ए होगा, कपड़ा होगा 54 का। उसके बाद 55 का जो हो जाएगा वो आपका सी होगा। 56 का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 56 का आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। उसके बाद 57 से 62 तक दिया गया है, तो 57 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनडुब्बी होगा। 58 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, याद रखिएगा आपसे बी हो जाएगा। उसके बाद आपसे 59 देखिएगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 का ऑप्शन में ए वाला होगा। उसके बाद 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 42:4 होगा। ठीक है, समझ गए आप सभी। 61 का देख लीजिएगा आप सभी। 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 62 का देखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही होगा, बोलन। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बेलन सही होगा। उसके बाद देख लीजिएगा 63 है। देखिए 63 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद 64 देख लीजिएगा आप सभी। 64 जो दिया गया है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 का सी हो जाएगा, आप मिलाइएगा। ठीक है, 64 का सी। उसके बाद 65 से 68 तक दिया गया है। देखिए 65 से 68 तक आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहला जो आंसर होगा इसका 65 का, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में बी होगा। उसके बाद यहाँ कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33 होगा 68 का। उसके बाद यहाँ पर 69 का है। ठीक है, 79 का है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए दिया गया था, तो ऑप्शन में ए इसका होगा 30 होगा, ध्यान देंगे। 69 का। 70 का क्या हो जाएगा, तो 70 का यहाँ पर भी लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए दिया गया है। आपसे वीडियो को पॉज करके ज़रूर बनाइएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 144 होगा। अब 71 से 74 तक दिया गया है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 71 का, तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। 72 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 28। उसके बाद देख लीजिएगा 73 का जो दिया गया है ऑप्शन में सी हो जाएगा, 73 वाला। 74 वाला का ध्यान दीजिएगा आप सभी। 74 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 75 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 75 का, सॉरी ए हो जाएगा। उसके बाद 76 का देख लीजिएगा आप सभी। 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 77 का देखिएगा, तो 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और उसके बाद 78 का देखिएगा, तो 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। और उसके बाद यहाँ पर 79 का देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी राइट आंसर होगा, 79 का। और 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 80 का ऑप्शन ए होगा। सारा रीजनिंग का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 81 का हो जाएगा बी होगा, 81 का बी हो जाएगा। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीडियो को पॉज करके बनाइएगा आप सभी। उसके बाद 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर बी। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 85 का। 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 86 का ऑप्शन नंबर, यहाँ पर पासा का सवाल है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 आंसर होगा इसका। ठीक है, सी नंबर होगा। उसके बाद आइए अगला देखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, तो 87 का हो जाएगा बी होगा।
उसके बाद 88 का देख लीजिएगा, 88 का आपका जो हो जाएगा वो आपका सी होगा 88 का, ठीक है, एस होगा, यानी कि सी नंबर आंसर सही है। यहाँ पर त्रिभुज गिनती करने के लिए दिया गया है, तो आपसे गिनिएगा, इसका 22 से अधिक इसका आंसर निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 90 नंबर में दिया गया है 90 से 91 तक। यहाँ पर एक कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है, तो ये आपको बताते हैं आंसर, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, सी नंबर सही आंसर होगा इसका। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है। उसके बाद देख लीजिएगा 91 नंबर में कथन दिया गया है और इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर 92 से 93 में दिया गया है, तो 92 वाला का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फल सेब संतरा को यहाँ पर दर्शाना था। उसके बाद मानव पक्षी पशु दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसको जो आयोग माना है, इसको पशु माना है, इसको पक्षी और इसको मानव माना है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिएगा 94 का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 94 का, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दर्पण दिया गया है, इसको आपको आकृति में बदलना था। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, हाँ दर्पण दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता। उसके बाद आगे देखिएगा आप सभी 95 से 97 तक दिया गया है, तो 95 का यहाँ पर आपको एक आकृति दिया गया है जिसको फुलफिल करना है आकृति को, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी वाला सही होगा। उसके बाद आगे देखिएगा आप सभी, ये आकृति दिया गया है और यहाँ पर आपको आकृति भरना है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ये वाला आकृति आएगा। उसके बाद 97 देखिएगा आप सभी, तो 97 नंबर में एक आकृति दिया गया है और ये कोना वाला भरना है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये वाला भराएगा, ठीक है। उसके बाद आइए आगे देखिएगा आप सभी, आगे हैं 98 से 99 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर बताना है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर होगा इसका। उसके बाद 99 का देखिएगा, तो इसका यहाँ पर देख लीजिएगा, इस प्रकार से आकार ढूंढना है कि किस में है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। और 100 नंबर का देखिएगा, तो एक आपको ऑब्व्यूज दिया गया है, तो देखिए ऑब्व्यू को यहाँ पर इसका मीनिंग आपको बताना है, इसका वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्व्यू दिया गया है, पहला ऑब्व्यू A1 है और यहाँ पर दूसरा है, तो ये आपको मिला के बताना है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी और इसको बाद इसको स्क्रीनशॉट मार के इसको बनाइएगा आप सभी। इसका आंसर बताते हैं, ये वाला आंसर इसका सही होगा, तीसरा नंबर, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन हम आपको दिखाएं, इसका आंसर भी बता दिए। बाकी बात रहा रीजनिंग का, तो इसका स्पेशल क्लास आ जाएगा आपका, और मैथमेटिक का स्पेशल क्लास देंगे, ठीक है। बाकी बात जो भी चीज़ आपको दिखाएं बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल दिखाएं। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। फ्रेंड जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।